बाहर निकलो हया बीबी। ये तुम्हारे बाप का छोटा सा घर नहीं बल्कि जहांगीर हाउस है, जहाँ कदम रखने के लिए कोई औकात चाहिए होती है। राफिया जहांगीर ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर हया का बाजू दबोचते हुए दहाड़ कर कहा, जो सहमी हुई अंदर बैठी थी। मेरा हाथ छूट दे राफिया साहब, मुझे चोट लग रही है, मैं खुद चल सकती हूँ। जानवरों जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं? हया ने सिसकते हुए कहा, जब राफिया ने उसे बारिश में तकरीबन घसीटते हुए बाहर निकाला। जानवरों जैसा सलूक तो तुम लोगों ने मेरे एतमाद के साथ किया। तुम्हारे बाप मुनव्वर सिद्दीकी ने जो मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपाया ना, उसके बाद तुम मुझसे इंसानियत की उम्मीद रखती हो। शुक्र करो कि मैं तुम्हें इस घर में लाया हूं, वरना तुम्हारा ठिकाना तो जेल होना चाहिए था। उठो और मेरे पीछे आओ, और खबरदार जो आवाज भी निकाली दो। राफेल उसे बरामदे के फर्श पर धक्का दिया और तंजिया हंसी हंसते आगे बढ़ गया। क्या सोच रही हो कि मैं घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी का इजहार करूंगा? यह तुम्हारी घूंघट उठाई की रस्म होगी। भूल जाओ ये सब तुम। यहाँ राफिया जहांगीर की बीवी बनकर नहीं बल्कि इस 5 करोड़ रुपए की गबन की जमानत बनकर आई हो तुम, जो तुम्हारे ईमानदार बाप ने मेरे ऑफिस के अकाउंट्स में हेर फेर करके किया था। राफिया ने कमरे में आते कुल्ला उतार कर फेंका और हया के सामने खड़े होकर तलखी से बोला, मेरे अब्बू ने चोरी नहीं की थी। वो पिछले 30 साल से आपके वालिद के वफादार मुलाजिम थे। उनसे गलती हुई थी हिसाब किताब में, जिसे आपने चोरी का नाम दे दिया और उनकी इज्जत नीलाम कर दी और बदले में मेरी जिंदगी मांग ली। हया ने अचानक सिर उठाया और राफिया की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, गलती नहीं थी, वो सोची समझी साजिश थी। मुनव्वर साहब ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर कंपनी के फंड्स अपने जाती अकाउंट्स में मुंतकिल किए, पूरे 5 करोड़ रुपए। अब जो पकड़े गए तो अपनी 21 साल बेटी को मेरे सामने पेश कर दिया कि इससे शादी कर लो और कर्ज माफ कर दो। ये सौदा था हया बीबी, सौदा, और तुम इस सौदे की निशानी हो। राफिया ने दीवार पर मुक्का मारा और चीखा, सौदा तो आपने किया राफिया साहब, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। आप 28 साल के बाशऊर मर्द हैं, आप चाहते तो माफ कर सकते थे, मगर आपने अना की तस्कीन के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। हया के होंठ कपकपाए मगर लहजा मजबूत रहा। जिंदगी तो अब बर्बाद होगी तुम्हारी हया बीबी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इस कमरे में रहोगी जरूर तुम, मगर एक गैर मरी दीवार हमेशा हमारे दरमियान रहेगी। अब जाओ और सोफे पर जाकर सो जाओ, बेड पर सिर्फ मेरा हक है। और सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने का रवाज नहीं है। जाओ, अब दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। राफे ने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी और मुंह फेर लिया। तो तुम हो मुनव्वर की बेटी, जिसे मेरे बेटे को इस मुसीबत में डाला। अगली सुबह हया अभी दुपट्टा संभाल ही रही थी कि राफिया की वालदा बेगम जहारा कमरे में दाखिल हुई और उसे सर से पांव तक देखते हुए गहरी सांस ली। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, मैंने किसी को मुसीबत में नहीं डाला, बल्कि मैं तो खुद हालात के भंवर में फंस गई हूँ। जरा यकीन करें, मैं तो कल शाम तक मुझे इल्म भी नहीं था कि अबू ने मेरा निकाह तय कर दिया। हया ने फौरन खड़े होकर सलाम किया और मौतबारा अंदाज में सफाई दी। मुझे तुम्हारी सफाइयां नहीं चाहिए लड़की। मैं जानती हूँ तुम जैसे निचले तबके के लोग अमीर घरों में जगह बनाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। राफे ने अपनी जिद में आकर ये शादी तो कर ली है ताकि तुम्हारे बाप को सबक सिखा सके, मगर मैं तुम्हें कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। इस घर के असूल बहुत सख्त है। यहाँ जज्बात की नहीं, क्वायत की हुक्मरानी होती है। बेगम जहांआरा ने कुर्सी पर बैठते सख्त लहजे में कहा, मैं बहू बनने नहीं आई हूँ बेगम साहिबा, मैं तो बस अपनी बाप की इज्जत बचाने आई हूँ। आप जो हुक्म देंगी मैं करूंगी, चाहे नौकरों की तरह काम करना पड़े, मैं उफ नहीं करूंगी। हया ने आंसू पी लिए और सर झुका लिया। नौकरों की यहाँ कमी नहीं है, पर तुम राफिया के सामने कम से कम आया करना, क्योंकि उसे तुम्हारी सूरत देखकर अपना नुकसान याद आता है। और हाँ, नाश्ते की मेज पर वक्त पर पहुंच जाना, हम लेट होना पसंद नहीं करते। बेगम जहारा ने उठते हुए हुक्म दिया और कमरे से बाहर निकल गई। तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ मेरे बराबर बैठ सकती हो? तुम्हारी जगह वहां किचन में है, जाओ जाकर अपना नाश्ता वहीं करो। हया ने डाइनिंग टेबल पर कुर्सी खींची ही थी कि राफिया ने अखबार नीचे किया और उसे घूरते हुए बोला, राफिया, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अब वो तुम्हारी बीवी है, चाहे जैसे भी आई है, दुनिया वालों के सामने हमें भरम रखना है। बैठ जाओ हया और खामोशी से नाश्ता करो। बेगम जहारा ने हया को मुड़ते देख फौरन राफिया को टोका, आप इसे सर चढ़ा रही है मामा, ये उन लोगों में से है जिन्हें उंगली पकड़ाओ तो ये बाजू पकड़ लेते हैं। इनकी औकात दिलाना जरूरी है इन्हें, याद। राफिया ने गुस्से से अखबार मेज पर पटका, औकात तो इंसान के किरदार से होती है राफिया साहब, पैसे से नहीं। मेरे बाप ने अगर पैसे लिए भी थे तो वो आपके वालिद के इलाज के लिए थे जब वो अस्पताल में थे। ये और बात है कि आप बैरूनी मुल्क ऐश कर रहे थे और आपको खबर ही नहीं थी कि पीछे क्या हो रहा है। हया ने मुड़कर राफिया की तरफ देखा
और मजबूत लहजे में कहा, झूठ बोलना बंद करो। मेरे बाप का नाम अपनी जुबान से मत निकालो। तुम्हारे बाप ने जुए में वो पैसे हारे थे और अब तुम यहाँ हमदर्दी का ड्रामा कर रही हो। खबरदार अगर दोबारा ये बकवास की तो। राफिया एकदम खड़ा हो गया और गुस्से से चिल्लाया, बस करो राफिया, नाश्ता करो और ऑफिस जाओ, फजूल बहस मत करो। बेगम जहारा ने घबरा कर राफिया का बाजू पकड़ लिया। अपनी जुबान को लगाम दो वरना इंजाम बुरा होगा, ये आखिरी वार्निंग है। राफिया ने हया की को उंगली दिखाते हुए कहा और पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया और हया वहीं खड़ी रही। अरे भाभी, अब तो तस्वीर से भी ज्यादा हसीन है। राफिया भाई की किस्मत तो खुल गई। वैसे मेरा नाम जरियाब है, इस घर का दूसरा वारिस। शाम को हया के कमरे के दरवाजे पर खड़े जरियाब ने हया को देखते बेतकल्फी से कहा, जब ये बालकनी से अंदर आई थी। जी शुक्रिया, मुझे भी कुछ काम है, मैं आप में बाद में बात करती हूँ। हया को उसके देखने का अंदाज पसंद नहीं आया। उसे संजीदगी से जवाब दिया और दरवाजा बंद करने लगी। अरे भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं बस हाल नवाल ही पूछने आया था। सुना है राफिया भाई ने पहली ही रात अलग कमरे का ऐलान कर दिया। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। वैसे मैं होता तो ऐसा हीरा कभी जाया ना करता। जरिया अपने दरवाजे पर हाथ रखकर से रुका और चिकनी चुपड़ी बातों में बोला, अपनी हद में रहिए जरियाब साहब, मैं राफिया जहांगीर की बीवी हूँ, कोई बाजार में रखी हुई चीज नहीं जो आप इस तरह बात कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाए, वरना मैं अभी बेगम साहिबा को बुला लूंगी। हया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था और उसने जरियाब का हाथ झटक दिया। ओहो, शेरनी है आप। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा इस घर में अगर आपका कोई दोस्त बन सकता है वो तो सिर्फ मैं हूँ। राफिया तो आपको बर्बाद कर देगा। जरियाब ने पीछे हटते हुए हाथ उठाए और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया, मगर हया के दिल में एक नया खौफ बिठा गया। कल रात हवेली में एक बड़ी दावत है। मेरे कुछ खास कारोबारी दोस्त और शहर के मुअज्जिज़ीन आ रहे हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने कमरे में रहो और बाहर आने की जरूरत नहीं है। राफिया ने खाने की मेज पर पानी का गिलास जोर से रखते स्पार्ट लहजे में हुक्म दिया, क्या आपको डर है कि कहीं आपके दोस्त आपका नामनाहत शराफत का पोल न खोल दूं, या फिर आपको शर्मिंदगी है कि आपने एक मामूली घराने की लड़की को अपनी बीवी बनाया? हया ने हाथ रोका और नजरें उठाकर राफिया को देखा। अपनी जुबान को काबू रखो हया, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारी उदास और मजलूम चेहरे को देखकर तरह तरह की बातें बनाए और मेरी साथ मुतासिर हो। तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे मायार के लोगों में बैठ सको। राफिया ने मुट्ठी भींची और गरा कर बोला, फिक्र न करें राफिया साहब, मैं जानती हूँ कि दुनिया के सामने झूठी मुस्कुराहट कैसे सजाई जाती है। मैं कल की दावत में ना सिर्फ आऊंगी बल्कि आपकी बेहतरीन बीवी का किरदार भी निभाऊंगी, ताकि आपका वो भरम कायम रहे जो आपने झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया है। हया ने उसे सुकून से जवाब दिया, तुम मेरी बात टालने की बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे हया, ये तुम्हारी जिद तुम्हें ले डूबेगी। राफिया दान पीस कर बोला, डूबते वो हैं जिन्हें सहारे की उम्मीद हो, मैं तो पहले ही अकेली तैर रही हूँ। हया ने उठते हुए आखिरी जुमला कहा और फिर वो वहां से चली गई। मैं जानती हूँ तुमने राफिया की बात रद्द कर दी और तुम नीचे आने पर बजित हो। अब जब तुमने तमाशा बनाने की ठान ही ली है तो कम अज कम हुलिया ऐसा रखना कि हमारी नाक न कट जाए। ये लिबास लो और तैयार हो जाओ। कल शाम जहां आरा ने हया के कमरे में आकर बेड पर एक कीमती जोड़ा रखवाया और संजीदगी से कहा, बेगम साहिबा, इज्जत लिबास से नहीं किरदार से होती है। अगर मैं अपना सादा जोड़ा भी पहन कर आऊं तो मेरी इज्जत में कमी नहीं आएगी, मगर आपका हुक्म सर आंखों पर। हया ने उस भारी लिबास को देखा और अदब से जवाब दिया, फलसफे मत बिगाड़ो लड़की, दुनिया जारी चमक दमक दिखती है। और याद रखना, नीचे किसी से फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उतना ही बोलना है जितना पूछा जाता है। खास तौर पर राफिया के करीब रहने की कोशिश करना ताकि लोग समझे कि सब कुछ ठीक है। बेगम जहारा ने उसे सख्ती से रोका, कितना अजीब है ना बेगम साहिबा, अंदर से सब कुछ टूटा हो मगर बाहर सबको जोड़ कर दिखाना। फिक्र ना करें, मैं आपके बेटे के वकार में आंच नहीं आने दूंगी, क्योंकि अब वो मेरा भी नाम है। हया ने तलक मुस्कुराहट के साथ कहा, जिस पर बेगम जहारा खामोशी से कमरे से निकल गई। अरे राफिया, ये भाभी क्या कमाल की शख्सियत है यार, तुमने तो छुपा कर रखा हुआ था। राफिया के दोस्त ने सीढ़ियां उतरते हया को देखा और राफिया के कंधे पर हाथ मारकर कहा और वो मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लेकिन बस ये जरा घरेलू किस्म की है, लोगों में घुलना मिलना कम पसंद करती है। राफिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हया की तरफ देखा और दिल ही दिल में कुड़ते जवाब दिया, राफिया तो अक्सर आपका जिक्र करते हैं, मगर शायद उन्हें मुझे आपसे दिलवाने का वक्त नहीं मिला, मसरूफियत इतनी है इन्हें। हया ने करीब आकर राफिया के दोस्त को सलाम किया
और राफिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, खामोशी से खड़ी रहो। राफिया ने हया का बाजू दबाकर धीमी आवाज में वार्निंग दी, आपके दोस्त देख रहे हैं राफिया से, थोड़ा मुस्कुराइए वरना उन्हें शक हो जाएगा कि हम खुश नहीं हैं। हया ने उसी लहजे में जवाब दिया जिस पर राफिया हंसते दांत पीसते हुए वहां से हट गया। वाह राफिया जहांगीर, वाह, तुम अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ जश्न मना रहे हो और मेरे फोन का जवाब देना भी गवारा नहीं किया। अचानक मेन गेट से दाखिल होती सारा ने बुलंद आवाज में कहा और हॉल में सन्नाटा छा गया। सारा, तुम यहाँ तमाशा मत करो, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि हालात कैसे थे। राफिया घबरा गया और सारा का बाजू पकड़कर साइड पर ले जाने की कोशिश करते हुए बोला, कौन से हालात राफिया? तुमने मुझसे शादी का वादा किया और फिर चुपके से इस लड़की को लिया है। क्या कमी थी मुझ में जो तुमने इस मिडिल क्लास लड़की को चुन लिया? सारा ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और चीख कर बोली, सारा प्लीज, मेरी इज्जत का सवाल है, हम बाद में बात करेंगे ना, अभी जाओ यहाँ से। राफिया ने उसे खामोश करवाने के लिए उसकी मिन्नत की, इज्जत तो तुम खो चुके हो राफिया, अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी ये मजबूरी की दुल्हन किस मिट्टी की बनी है। सारा ने तंजिया मुस्कुराते हुए उसे कहा, अब यकीनन सारा है, राफिया ने तो कभी आपका जिक्र नहीं किया मगर आपकी बातों से लग रहा है कि आप इन्हें बहुत अच्छे से जानती है। हया ने बिल्कुल सारा के सामने आकर उसकी आंखों में डालकर आंखें बड़े ठहराव से कहा, तुम हो वो जिसके लिए राफिया ने मुझे छोड़ा, शक्ल देखी है तुमने अपनी, तुम इस घर की नौकरानी लगती हो। सारा झल भून गई और हकारत से सया को सर से पांव तक देखा और बोली, शक्ल सूरत तो अल्लाह की देन है मगर इंसान की तमीज उसकी अपनी कमाई होती है जो शायद आप कमाना भूल गई है। रही बात राफिया की, तो वो मेरी शौहर है और मेरी शौहर का माजी का कोई भी वर्ग अगर हाल में खुलने की कोशिश करे तो मैं तो उसे फाड़ दूंगी। हया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं राफिया को तुमसे छीन लूंगी। सारा ने गुस्से से पैर पटका और बोली, जो चीज अपनी उसे छीना नहीं जा सकता और जो छीनी जा सके वो कभी अपनी थी ही नहीं। अब आप मेहमान हैं तो मेहमान बनकर रहिए, खाना खाकर जाइएगा वरना लोग कहेंगे कि जहांगीर हाउस से मेहमान भूखा चला गया। हया ने राफिया के बाजू में अपना बाजू डाला और पुरएतमाद लहजे में कहा, जिस पर सारा वहां से भाग खड़ी हुई। क्यों क्यों किया तुमने ये सब आज? राफिया ने रात की पिछली पहर हया का रास्ता रोकते संजीदगी से पूछा जब वो पानी का जग रखकर सोफे की तरफ बढ़ी। क्या मतलब? हया ठटक कर रुक गई और राफिया की तरफ सवालिया नजरों से देखा। तुम चाहती हो तो आज सबके सामने मेरा तमाशा बना सकती थी, सारा को सच बता सकती थी कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की, मगर तुमने झूठ क्यों बोला? क्यों मेरी इज्जत बचाई? राफिया ने कदम आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में पूछा, मैंने झूठ नहीं बोला राफिया साहब, मैंने सिर्फ अपने रिश्ते का मान रखा है। आप मेरे शौहर हैं और शौहर की इज्जत बीवी का लिबास होती है। अगर आप बढ़ना होंगी तो शर्मिंदगी मुझे भी होगी। मैंने सब आपकी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपने खुदा को राजी करने के लिए किया है, क्योंकि इस रिश्ते की गवाही मैंने उसी को दी थी। हया ने नजरें झुकाकर स्पार्ट लहजे में जवाब दिया और खामोशी से सोफे पर जाकर लेटी। राफिया उसे देखता रह गया और पहली बार से अपनी अना का बुत टूटता हुआ महसूस हुआ। वाह भाई राफिया, कल तो भाभी ने कमाल ही कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही सीधी सादी सी लड़की है जिसने सारा जैसी तेज लड़की को चुप करा दिया। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर जरियाब ने राफिया को देखते शरारत अमीज लहजे में कहा, बस करो जरियाब, मुझे इस मौजू पर बात ही नहीं करनी। राफिया ने कुर्सी खींची और बेजारी से उसे टोका, देखो राफिया, मैं तुम्हारा भाई हूं इसीलिए समझा रहा हूँ, ये औरतें बहुत मक्कार होती है। कल उसने जो किया वो मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी चाल थी। वो इस घर में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है ताकि कल को तुम उसे घर से निकाल ना सको। ये हमदर्दी हासिल करने का ड्रामा है। जरियाब ने राफिया के चेहरे के तासुरात नोट किए और अपनी चाल चली। तुम ठीक कहते हो जरियाब, सांप कितना ही खूबसूरत हो, डसता जरूर है। मैं उसके जाल में नहीं आऊंगा, मुझे पता है। उसके बाप ने भी ऐसे ही धोखा दिया था, मेरे बाप का एतमाद जीता था। खून अपना असर दिखाता है। राफिया ने नवाला प्लेट में वापस रखा और तल्खी से कहा, उसकी अना ने फौरन जरियाब के लिए जहर को कबूल कर लिया था। गाड़ी निकालो फौरन और एम्बुलेंस को फोन करो। हया ने जहांगीर साहब के कमरे में पहुंचते ही मुलाजिम को बुलंद आवाज में हुक्म दिया। जहांगीर साहब को शदीद हार्ट अटैक हुआ था। राफिया फोन नहीं उठा रहा था। हाय मैं क्या करूं, मेरा शोहर मर जाएगा। बेगम जहांआरा रोते हुए बोली, चूंकि सदमे से न डाल थी। होश करे बेगम साहिबा, रोने का वक्त नहीं है, अंकल को अस्पताल ले जाना होगा, आप हिम्मत करें, मैं हूं ना। हया ने आगे बढ़कर बेगम जहांआरा को कंधे थामे और मजबूत लहजे में उन्हें तसल्ली देते हुए कहा और जहांगीर साहब को व्हील चेयर पर डाला। शुक्र है आप लोग इन्हें वक्त पर ले आए, मामूली सा हार्ट अटैक था,
अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान को खतरा हो सकता था। फिलहाल ये खतरे से बाहर है। अस्पताल के डॉक्टर ने मास्क हटाते हुए बेगम जहां आरा को खुशखबरी सुनाई। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा लड़की, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि बुरे वक्त में अपनों से ज्यादा गैर काम आते हैं। अगर आज तुम ना होती तो मैं अकेली क्या करती। बेगम जहां ने हया के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए नम आंखों से कहा, आप मुझे गैर मत कहे माँ जी, मैं इसी घर का हिस्सा हूँ। और अंकल मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। मेरे अब्बू ने हमेशा उनकी इज्जत की है। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं कैसे देख सकती थी कि उन्हें तकलीफ हो। अब बस दुआ करें कि वो जल्द घर वापस आ जाए। हया ने उनका हाथ थामा और नरमी से जवाब दिया, जिस पर बेगम जहां आरा का दिल मौन हो गया। बाबा कैसे है? ये सब कब हुआ? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? शाम को राफिया हाँफता हुआ अस्पताल पहुंचा और माँ के करीब जाकर तभी आवाज में पूछा, तुमने अपनी मीटिंग में मसरूफ थे ना राफिया? अगर आज हया ना होती तो तुम्हारे अपने बाप का चेहरा देखने को भी तरसते। इस बच्ची ने अकेले सब संभाला, गाड़ी में डालकर यहाँ लाई। डॉक्टर्स कह रहे थे कि इनकी बर्वक्त समझदारी ने जहांगीर की जान बचाई है। बेगम साहरा ने उसे बाहर राहदारी में ले जाकर गुस्से से बताया, नहीं, ये हमदर्दी हासिल करने का तरीका है। मैं एहसानमंद हूँ कि इसने बाबा की जान बचाई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बाप का गुनाह भूल जाऊं। अब घर जाए, मैं यहाँ रुकता हूँ, हया को ले जाए। राफे ने शीशे से सोई हुई हया को देखा और खुद को समझाते हुए कहा, पत्थर हो तुम राफे, बिल्कुल पत्थर। बेगम जहां ने सोच से सर हिलाया और वहां से हट गई। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था कि भाई के साम की फितरत डसना होती है, चाहे सिर्फ तो कितना ही दूध पिला लो। मगर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी और इस लड़की को सर पर चढ़ा लिया। जरा अपने दफ्तर में दाखिल होते पीले रंग का लिफाफा राफे की मेज पर फेंका और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कुर्सी पर बैठ गया। अब कहीं क्या नई दास्तान लेकर आए हो? जरा मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, काम की बात करो। राफे ने फाइलों से सर उठाया और बेजारी से लिफाफा उठाते हुए पूछा, काम की बात यह है राफिया कि जरा इन तस्वीरों को देखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर के पिछले दरवाजे पर बनी है। जब तुम अस्पताल में बाबा के पास थे, तब तुम्हारी नेक परवीन बीवी अपनी पुराने आशिक से मुलाकातें कर रही थी। जरियाब ने मेज पर झुकते हुए जहर उगला, ये कौन है जरियाब? और ये तस्वीर कब की है? राफिया ने तस्वीर देखते मुट्ठी भींची और गुस्से से कराया, क्योंकि तस्वीर में हया एक लड़के के बहुत करीब खड़ी थी। ये कल दोपहर की है और ये लड़का असद हया के मोहल्ले का आवारा लड़का सुना है। शादी से पहले इनके काफी गहरे मरासिम थे। अब समझ में आया कि हया ने शादी पर इतना ववेला क्यों बचाया, क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारे पैसे पर राज करेगी और दिल कहीं और बनाएगी। जरियाब ने आग पर तेल छिड़का। वो कितना बेवकूफ था जो एक लम्हे के लिए उसके बारे में अच्छा सोचने लगा था। जिसका बाप चोर हो, उसकी बेटी बाकिरदार कैसे हो सकती है? ये सब एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। मगर आज मैं हया को सबक सिखाऊंगा कि अपनी पैदाइश को कोसेगी। राफे ने गाड़ी चलाते स्ट्रिंग पर मुक्का मारा और खुद कलामी करते हुए चिल्लाया। उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। ये क्या बदतमीजी है राफे साहब, आपको किस बात का गुस्सा है और हम इस हालत में क्यों है? हया ने सहमकर जायनमाज से उठते हुए पूछा, जब राफिया तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ और तस्वीर उसके हाथ से छीन कर फेंक दी। बदतमीजी मैं नहीं, तुम कर रहे हो हया बीबी। मेरे घर की इज्जत को नीलाम करके तुमने समझा कि मुझे पता नहीं चलेगा। ये देखो और बताओ, ये गैर मर्द कौन है जिसके साथ तुम तन्हाई में गुल छड़े उड़ा रही हो? राफे ने तस्वीर हया के मुंह पर दे मारी और दहाड़ते हुए बोला, आपका दिमाग शक में खराब कर दिया राफिया कि मेरा खालाजाद भाई असद है। अब्बू की शुगर की दवाइयां खत्म हो गई थी और मैं बाहर जाकर नहीं ला सकती थी, इसलिए मेरे से फोन करके दवाइयां मंगवाई थी। ये लिफाफा जो मेरे हाथ में है इसमें दवाइयां हैं और चौकीदार वहां मौजूद था, आप उससे पूछ सकते हैं। हया ने तस्वीर देखकर राफिया की आंखों में आंखें डालकर सफाई पेश की, बस करो, ये कहानियां मुझे मत सुनाओ। दवाई तो बहाना थी, असल में तुम्हें उससे मिलना था। चौकीदार जो तुम लोगों ने खरीद लिया होगा ना, जिससे तुम्हारे बाप ने मेरे बाप का भरोसा खरीदा था। मुझे नफरत है तुम जैसी औरतों से जो चेहरे पर हया का नकाब ओढ़ती है मगर अंदर से गंदगी का ढेर होती है। राफे ने उसका बाजू मरोड़ते हुए उसे करीब खींचा। हाथ छोड़े मेरा राफे साहब, आप मुझ पर बड़ा बोहतान लगा रहे हैं और याद रखिएगा, बोहतान लगाने वाले की पकड़ बहुत सख्त होती है। मैंने कभी अपनी हदूद पार नहीं की। मैं गरीब जरूर हूं मगर बेगैरत नहीं। मेरे किरदार पर उंगली मत उठा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हया ने दर्द से कराहते हुए अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। अब तुम्हारी कोई सिफाई नहीं सुनी जाएगी।
तुम इस काबिल हो ही नहीं कि इस कमरे में रहो या मेरी बीवी कहलाओ। तुम्हारी जगह इस घर के बाहर वाले क्वार्टर में है, जहां तुम अपनी औकात में रहोगे। राफिया ने उसे झुटके से छोड़ा, जिससे वो दीवार से जा लगी। ठीक है, अगर आपका इंसाफ यही है तो मुझे मंजूर है, मगर याद रखना राफिया जहांगीर, आज आपने मुझे खरने से नहीं निकाला, बल्कि अपने दिल से सच्चाई को निकाला है। और जब सच वापस आए तो आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। हया ने दीवार का सहारा लेकर खड़े होते हुए फैसला कुल लहजे में कहा। राफिया से बाजू से पकड़कर घसीटता बाहर ले गया। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं बेबस माँ हूँ। मेरा बेटा अंधा हो चुका है, उसे अच्छे और बुरे की तमीज नहीं रही है। मैं जानती हूँ तुम सच्ची हो। मैंने चौकीदार से तस्दीक कर ली थी, वो असद सिर्फ दवाइयां देने आया था, वो फौरन चला गया था। रात के गृह बेगम जहारा ने आउट हाउस का दरवाजा खुला और हया के सर पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, गवाही तो दीवारों ने भी दी होगी माँ जी, मगर सुनने वाले के कानों पर मोहर लगी हो तो क्या करे। आप क्यों आई हैं यहाँ? आपका बेटा दिखेगा तो नाराज होगा। हया ने खाली लहजे में कहा। वो अंधेरे में जमीन पर बैठी थी। वो नाराज होता है तो हो जाए, मगर मैं अपनी बेटी को भूखा नहीं मरने दूंगी। खा लो बेटा, हिम्मत मत हारना, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, वो तुम्हें सुरखुरू करेगा। बेगम जहारा ने नवाला तोड़कर उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। सुरखुरू तो मैं हो जाऊंगी माँ जी, मगर डर है कि तब तक बहुत देर हो जाएगी और रिश्तों की जो राख बचेगी उसमें से दोबारा मोहब्बत का पौधा नहीं उग सकेगा। हया ने बामुश्किल नवाला हलक से उतारा और दुखी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सुना है कल रात हवेली में बड़ा हंगामा हुआ और हमारी पाक दामन भाभी को बुलाकर उनकी असली ठिकाने यानी आउट हाउस भेज दिया गया। वाह भाई, राफिया दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी मर्दानगी की कि तुमने एक ही झटके में गंदगी को घर से बाहर फेंक दिया। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर जरा भी सीटी बजाते हुए कुर्सी खींची और राफिया के उतरे हुए चेहरे को देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, अपनी बकवास बंद रखो जरा, मेरा मूड ना पहले ही खराब है और मैं नहीं चाहता कि मेरा गुस्सा तुम पर निकले। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हया इतना गिर कैसे सकती है। राफिया ने गुस्से से चम्मच मेज पर पटकी और उसे घूरते हुए खराया था। अरे मेरे भोले भाई, औरत जात को पहचानना तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये मगरमच्छ के आंसू बहाती है और पीछे से वार करती है। शुक्र करो मैंने तुम्हें वो तस्वीरें दिखा दी, वरना तुम तो सारी जिंदगी उसके धोखे में रहते। जरा आपने जल्दी पर तेल छिड़का। काश ये सब झूठ होता जरा, काश मेरे पास उस पर यकीन करने की कोई एक वजह होती, मगर वो तस्वीरें चीख चीख कर उसकी बेवफाई की गवाही दे रही थी। राफिया ने सर पकड़ लिया और बेबसी से बोला, क्या बदतमीजी है ताईजान, आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? जरा आपने गाल सहलाते हुए चीख कर पूछा। जब बेगम जहां आरा ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होते उसके मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। बदतमीजी तो तुमने की है जरा, तुमने मेरे बेटे का घर बर्बाद करने की साजिश की है। राफिया आंखें खोलो और देखो ये क्या है। ये वो मेडिकल स्टूडेंट की रसीदें हैं जो कल तारीख और वक्त के साथ असद दवाइयां लाया था। और जाके चौकीदार इधर आओ। बेगम जहारा ने रसीदें राफिया के सामने बिखेरी और गर्जदार आवाज में चौकीदार को बुलाया। बताओ चौकीदार, कल गेट पर क्या हुआ था और झूठ मत बोलना, वरना जुबान खींच लूंगी। बेगम जहारा ने हुक्म दिया। छोटे साहब, बेगम साहिबा सच कह रही है, कल हया बीबी ने दवाइयां मंगवाई थी। असद साहब सिर्फ दवाइयां ही देने आए थे, वो गेट के बाहर ही खड़े थे और बीबी अंदर। लेकिन ये जरिया साहब वहां झाड़ियों के पीछे छुप कर तस्वीरें बना रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चौकीदार ने कांपते हुए हाथ जोड़कर सच उगल दिया। क्यों किया तुमने ये सब जरिया? क्यों? तुमने मेरे भाई होने का ढोंग रचाया और मेरी पीठ में खंजर खोवा। बोलो, वरना आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राफे ने रसीदें देखते एक ही वार में जरा आपका गिरबान पकड़कर उसे दीवार के साथ लगाया और दहाड़ते पूछा, मुझे छोड़ दो राफिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं चाहता था तुम इस लड़की के चंगुल से निकल जाओ, वो तुम्हारे मयार की ही नहीं थी, तो मैं तुम्हारा भला ही चाह रहा था। जरा आपने अपनी जान बचाने के लिए हकलाते हुए सफाई दी। मेरा भला नहीं, तुम मेरी बर्बादी चाहते थे, तुम मेरी दौलत और जायदाद पर नजर रखे थे। निकल जाओ मेरे घर से इसी वक्त। अगर आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे खून हो। दफा हो जाओ। राफे ने इसे जोर से जमीन पर पटका और नफरत से उस पर थूकते हुए बाहर का रास्ता दिखाया उसे। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक बेगुनाह पर तोहमत लगाई, मैंने उसकी पाक दामनी को दागदार किया। मैं अपनी अना में इतना अंधा हो गया था कि मुझे सच और झूठ का फर्क ही नहीं आया। राफिया ने जरियाब के जाते ही माँ के कदम पकड़ लिए थे और रोते हुए कहा, गलती नहीं, गुनाह किया है तुमने। राफिया,
तोहमत लगाना कत्ल करने से भी बड़ा जुर्म है। तुमने उसके किरदार का कत्ल किया, जो एक औरत के लिए मौत से बदतर होता है। वो बच्ची सारी रात अंधेरे और तूफान में वहां कैद रही, और तुम यहाँ नरम बिस्तर पर सोते रहे। मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी बेटी हो। बेगम जहारा ने साथी से अपना हाथ खींचा और तलख लहजे में से झिंझोड़ा। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे बताए मैं क्या करूं। मेरी अपनी गलती कैसे है? सुधारो मेरा मेरा कलेजा फट रहा है। राफिया ने गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा की। मुझसे माफी मांगो, उस खुदा की बंदी से मांगो जिसका दिल तुमने छलनी किया। जाओ भागो, शायद अभी भी वक्त है वो तुम्हें माफ कर दे। जाओ इसे इज्जत से वापस ले आओ। बेगम जहारा ने उसे हया के पास जाने का हुक्म दिया। हया, कहा हो तुम? सामने आओ। देखो मैं आ गया, मुझे माफ कर दो। राफिया ने पागलों की तरह आवाजें दी। आउट हाउस का दरवाजा खुला और खाली कमरे को देखकर चीखा, जहां सिर्फ टूटी हुई चूड़ियां बिखरी थी। ये क्या है? राफिया की नजर मेज पर रखे खत पर पड़ी और उसने लरजते हाथों से उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया, जिसकी हर लफ्ज ने उसे तोड़ कर रख दिया। खुदाया, ये तूने किस इम्तिहान में डाल दिया? मैं हार गया, मैं वाकई हार गया। राफिया ने खत को सीने से लगाया और दहलीज पर गिरकर आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़े मार कर रोने लगा। हया जा चुकी थी और पीछे सिर्फ पछतावा छोड़ गई थी। मैंने आपकी नफरत को अपनी किस्मत समझकर कबूल किया। मैंने आपके ताले से आपकी अना की दीवारों से सर टकराया, मगर उफ तक नहीं की, क्योंकि मैंने इस रिश्ते को निभाने का वादा किया था। लेकिन कल रात आपने जो मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला, उसने मेरे अंदर की औरत को मार दिया है। अब मैं अपना गुरूर बचाकर जा रही हूँ, और आपका गुरूर आपको मुबारक हो। राफी ने चीख मारकर वो खत सीने से लगाया और दीवार पर सर दे मारा। उसके मुंह से सिर्फ एक ही गर्दान निकल रही थी। मैंने क्या कर दिया? मैंने हीरा गरवा दिया। छोटे साहब, बड़े साहब को होश आ गया और वो हया बीबी को पुकार रहे हैं। मैं बहुत गुस्से में है वो, और पूछ रहे कि मेरी बेटी कहाँ है। मुलाजिम ने भागते हुए आउट हाउस में आकर राफिया को खबर दी, जो कि जमीन पर बैठा हया के खत को दिख रहा था। कहाँ है हया? मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बहू कहाँ है? मुझे सब पता चल गया कि तुमने और तुम्हारे उस कमीने कजन ने उस बच्ची के साथ क्या किया। जवाब दो राफिया, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। राफिया के कमरे में दाखिल होते ही जहांगीर साहब ने गर्जदार आवाज में पूछा, चूंकि बेड पर टेक लगाए बैठी थी। वो चली गई पापा, मुझे छोड़कर चली गई। मैं गुनाहगार हूँ, आपका भी और उसका भी। राफिया ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में तरफ किया, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। तुमने मेरे दोस्त की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने तुम्हें इसीलिए कहा था ना कि तुम एक मासूम लड़की से तोहमत लगाओ। जब तक तुम हया को वापस नहीं लाते, इस घर में कदम मत रखना। जहांगीर साहब ने तकिया उठाकर राफिया की तरफ फेंका और उसे घर से निकाल दिया। मुनव्वर चाचा, दरवाजा खुले, मैं राफिया हूँ, प्लीज दरवाजा खोले, मुझे हया से बात करनी है। राफिया ने दीवारों की तरह हया के पुराने घर का दरवाजा पीटा और जोर जोर से आवाजें दी, बेटा क्यों शर कर रहे हो? वो लोग तो सुबह सवेरे ही घर खाली करके चले गए। मुनव्वर साहब कह रहे थे कि अब वो इस शहर में नहीं रह गए, जहां उनकी बेटी की इज्जत महफूज नहीं। पड़ोस से एक बुरा आदमी बाहर निकला और राफिया को हैरत से देखते हुए उसने बताया, वो कहाँ गए हैं बाबा जी? कुछ तो बताया होगा उन्होंने। कोई पता, कोई निशान? राफिया ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग के हाथ पकड़ लिया और बेकरारी से पूछा, नहीं बेटा, वो बहुत दुखी थे, बस कह रहे थे कि अपनी जड़ें तलाश करने जा रहे हैं। शायद अपने किसी आबाई गांव गए हो, मगर वो गांव कहाँ है ये कोई नहीं जानता। बुजुर्ग ने अफसोस से सर हिलाया तो राफिया मायूसी से वहीं चौकर पर बैठ गया। माँ, मैंने पूरा शहर छान मारा, मुझे वो कहीं नहीं मिली। उसका बाप भी घर छोड़कर चला गया। जमीन खा गई नहीं या आसमान निकल गया, मुझे कुछ खबर नहीं मिल रही। शाम को राफिया ने घर आकर माँ के घुटनों में सर रखा और फूट फूट कर रो पड़ा। ये वकाफती अमल है राफिया, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो अल्लाह हमसे हमारा सुकून छीन जाता है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तौबा करो, ढूंढो उसे, दुनिया के जिस कोने में भी हो उसे ढूंढो, क्योंकि तुम्हारी माफी सिर्फ उसके कदमों में है। बेगम जहां आरा ने बेटे के सर पर हाथ फेरा और रोते हुए उसे रास्ता दिखाया। अब ठीक कहती है माँ, मैं उसे ढूंढूंगा, चाहे मुझे दुनिया की खाक ही क्यों न छाननी पड़े। जब तक हया मुझे माफ नहीं करेगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ये मेरा खुद से वादा है। राफी ने आंसू पूछे और खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा अज़्म था। भाई, गौर से देखो, क्या तुम इस लड़की को या इसके बूढ़े बाप को कहीं देखा है? शायद इसी स्टेशन से कहीं गया हो। मुझे उनकी तलाश है, मैं कई महीनों से भटक रहा हूँ। राफिया ने रेलवे स्टेशन पर खड़े एक कुली को हया की तस्वीर दिखाते उम्मीद भरी नजरों से पूछा, साहिब,
हजारों लोग आते हैं, किस किस को याद रखें। लेकिन हाँ, ये बुजुर्ग कुछ जाने पहचाने लग रहा है। शायद मैंने इन्हें खानेवाल जाने वाली गाड़ी में बैठे देखा था। तबीयत बहुत खराब थी इनकी, इसलिए याद रह गया। कुली ने तस्वीर देखी और सोचते हुए जवाब दिया, शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। राफिया की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। उसने कुली के हाथ में कुछ नोट थमाए और जल्दी से टिकट घर की तरफ भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद कुदरत उसे एक मौका देने वाली थी। भाई साहब, जरा गौर से देखे इस तस्वीर को। अल्लाह आपका भला करेगा। ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। राफिया ने खानेवाल के बस अड्डे के पास बने एक छोटे से होटल पर बैठे बुजुर्ग के सामने तस्वीर लहराते हुए बेचैनी से पूछा, बेटा, शक्ल तो जानी पहचानी ही लग रही है। ये साहब शायद हफ्ता पहले मेरी दुकान से खांसी का शरबत लेने आए थे। तबीयत काफी नासाज थी इनकी। वो सामने कच्ची सड़क जो पुरानी बस्ती है ना, फूल नगर, मेरा गुमान है कि वहीं मिलेंगे। आगे बुजुर्ग ने ऐनक ठीक करते हुए इशारा किया, डॉक्टर साहब, क्या मुनव्वर सिद्दीकी का नाम कोई मरीज आपके पास आता है? राफे ने बस्ती के वाहिद दवाखाने में दाखिल होते ही सांस फूली हुई आवाज में सवाल किया, हाँ याद आया, मुनव्वर साहब तो अभी कल ही तो आए थे। उनकी हालत काफी खराब थी, उनके पास दवाइयों के पैसे भी पूरे नहीं थे, मगर उनकी बेटी ने अपनी अंगूठी गिरवी रखवा दी थी। मुझे गली के आखिर में नीले दरवाजे वाला घर है, वो वहीं रहते हैं। मगर बेटा, तुम पुलिस वाले तो नहीं हो? कंपाउंडर ने मशकूक नजरों से देखा, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। बस माफी मांगने आया, ये कुछ पैसे रखने और शुक्रिया। राफे ने नोट उसके हाथ में थमाए और तेजी से बाहर निकल गया। रुको, गाड़ी रही रोक दो, मैं आगे पैदल जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे गाड़ी में देखकर ये समझे कि मैं अपनी अपनी दौलत का दिखावा करने आया हूँ। राफिया ने गली के नुक्कड़ पर ड्राइवर को हदायत दी और धड़कते दिल के साथ नीले दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? बाहर दरवाजा खुला हुआ था। आ जाओ। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से मुनव्वर साहब की कमजोर आवाज आई, तुम तुम यहाँ क्या लेने आए हो? निकल जाओ मेरे घर से। मैंने कहा ना, निकल जाओ। राफिया को सहन में हाथ दाखिल होते देख मुनव्वर साहब चारपाई से उठने की कोशिश करते हुए चीखे। उनकी आंखें गुस्से से फैल गई। चचा, मुझे मत दुत्कारें, मैं बहुत मुश्किल से आप तक पहुंचा हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं तौबा कर चुका हूँ, मैं हया के बगैर अधूरा हूँ, मुझे एक बार उससे मिलने दे। राफिया दौड़कर उनके कदमों में बैठ गया और रोते हुए इल्तिजा की, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी का नाम भी अपनी जुबान से लिया, तुमने उस पर जो तोहमत लगाई थी, उसने उसे जीते जी मार दिया है। अब तुम किस मुंह से माफी मांगने आए हो? मुनव्वर साहब ने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और हाँफने लगे। मैं जानता हूँ मैं गुनहगार हूँ चचा, मैंने शक किया और अपनी जिंदगी बर्बाद करी, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ। खुदा के लिए मुझे एक मौका दे, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। राफी ने दोबारा उनके हाथ पकड़ने की कोशिश की। टूटा हुआ शीशा और टूटा हुआ दिल कभी नहीं जुड़ते राफिया जहांगीर। वो इस वक्त घर पर नहीं है, और अच्छा है कि वो नहीं है, वरना तुम्हें देखकर उसके पुराने जख्म हरे हो जाते। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं गांव वालों को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर निकलवाऊं। मुनव्वर साहब ने मुंह फेर लिया और सख्त फैसला सुनाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा चचा, जब तक हया मुझे खुद नहीं कह देती कि उसे मेरी जरूरत नहीं। मैं ये चौखट नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप मुझे मार डालें। राफिया ने जिद और आजी से कहा और सेन की कच्ची जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। ठीक है, फिर बैठे रहो। धूप और भूख प्यास में जब तुम्हारी नवाबी उतरेगी ना, तो खुद ही भाग जाओगे। मेरी बेटी अब स्कूल में पढ़ाती है, जब वो आएगी तो खुद ही तुम्हें जवाब दे देगी। मगर मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं चाहेगी। मुनव्वर साहब ने बेजारी से सर हिलाया और करवट बदल ली। मुझे मंजूर है, हर सजा मंजूर है, बस उसकी एक झलक मिल जाए, फिर चाहे वो मुझे जान से मार दे, मैं उफ नहीं करूंगा। राफे ने सर झुका लिया और चिलचिलाती धूप में वहीं जम गया, जैसे वो अपने गुनाहों की तपिश महसूस कर रहा हो। कि कौन शख्स है बाबा जो हमारे सहन में बैठा है? हया ने स्कूल बैग कंधे से उतारते दरवाजे से खड़े होकर हैरत से पूछा। उसकी नजरें धूप में झुलसते हुए राफिया की पुष्ट पर थी। हया, तुम आ गई? फिर राफिया ने आवाज सुनते ही झटके से सर उठाया और बेतावाना लहजे से उसकी तरफ लग। वहीं रुक जाए राफिया साहब, आगे मत आइएगा, वरना मैं घर छोड़कर भी चली जाऊंगी। हया ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। उसके लहजे की ठंडक ने राफिया के कदम मुंजमद कर दिए। खुदा के लिए मुझसे यूं अजनबियों की तरह बात मत करो हया, मैं मर जाऊंगा तुम्हारी ये बेरुखी देखकर। आप तो तभी मर गए थे राफिया साहब, जब आपने मुझ पर कीचड़ उछाला था। ये जो मेरे सामने खड़ा है ना, ये सिर्फ एक पछतावा है। हया ने सफाकी से कहा और नलके से जाकर मुंह धोने लगी। मैं मानता हूं मैंने जुल्म किया है, मगर इंसान तो खता का पुतला है ना, मुझे माफ कर दो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा, बस एक बार मेरी तौबा कबूल कर लो।
राफिया ने इसके पीछे जाकर दुपट्टे का कोना पकड़ना चाहा, मगर हया ने झटके से खींच लिया। गुलामी तो मैंने की थी, आपकी, अना की, मगर बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ जिल्लत और रुसवाई। हया ने सुर्ख आंखों से उसे घूरा। मैं इस गांव पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखूंगी। हया, कसम खाता हूं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम पिछला सब कुछ भूल जाओगी। बस मेरे साथ चलो। राफिया ने बच्चों की तरह सिसकते हुए मिन्नत की। मरहम लगाने का वक्त गुजर चुका है राफिया से। जब मरीज मर जाए तो दवा का कोई फायदा नहीं होता। अब आप यहाँ से चले जाए, क्योंकि आपकी मौजूदगी मुझे घुटन दे रही है। हया ने फैसला सुनाया और बाप के पास जा बैठी। मैं नहीं जाऊंगा हया, जब तक तुम्हारा दिल नहीं पसीजेगा। मैं यहीं बैठा रहूंगा, चाहे रात हो जाए या तूफान आ जाए। राफिया ने जिद्दी लहजे में कहा और वापस धूप में जा बैठा। तो फिर शौक से बैठे रहे, लेकिन याद रखिएगा, मेरे पास आपके लिए कोई जज्बा नहीं बचा, ना मोहब्बत ना नफरत, सिर्फ खला है। हया ने कंधे उचकाकर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ये लड़की पत्थर की हो गई है। राफिया मियाँ, मैंने कहा था ना चले जाओ, क्यों अपनी जान हलकान कर रहे हो? मुनव्वर साहब ने राफिया को तर्ज भरी नजरों से देखा। पत्थर तो मैं था चाचा, जिसने इस फूल को मसल दिया। अब अगर ये पत्थर हो गई है तो ये मेरा ही कसूर है। मैं इंतजार करूंगा जब तक ये पिघल नहीं जाती। राफिया ने घुटनों में सर दे लिया। बेटा, जिद मत करो, ये पानी पी लो, लोग बातें बनाएंगे कि अजनबी कौन है जो रात के तुम्हारे घर के बाहर बैठा है। मुनव्वर साहब ने थोड़ी देर बाद पानी का गिलास उसे पेश किया। लोगों की परवाह मैंने तब की थी जब अपनी बर्बादी का सामान किया था। अब मुझे सिर्फ हया की परवाह है। अब ये पानी ले जाए, मैं तब पीऊंगा जब हया अपने हाथों से पिलाएगी। राफिया ने इनकार कर दिया और दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। वो भूखा प्यासा वहीं जम गया। बेटी, वो सुबह से भूखा प्यासा बैठा है। अब तो रात के 2 बज रहे हैं। अगर वो मर गया तो हमारे सर पर बहुत बड़ा गुनाह होगा। मुनव्वर साहब ने खिड़की से बाहर झांकते हुए हया को खबरदार किया। मरने दे उसे बाबा, ये उसके अपने कर्म है जो उसके आगे आ रहे हैं। उसने भी तो मुझे तरपाया था ना, तब उसे ख्याल नहीं आया था कि मैं मर जाऊंगी। हया ने सख्त लहजे में कहा और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन बेटा, हम तो जालिम नहीं है ना। वो मेहमान है और तौबा का दरवाजा तो खुदा भी बंद नहीं करता। तुम क्यों खुदा बन रही हो? जाओ, उसे पानी दिया। मुनव्वर साहिब ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं खुदा नहीं हूं बाबा, मैं तो एक टूटी हुई इंसान हूं, और टूटी हुई चीजों में जज्बात नहीं होते। अगर आपको इतना ही तरस आ रहा है तो आप खुद जाकर पिला दे, मैं नहीं जाऊंगी। हया ने 2 टोक इनकार किया और कंबल ओढ़ लिया। हया, तुम जा रही हो, मेरी बात सुन लो, मुझे बस 2 मिनट दे दो। अगली सुबह स्कूल जाते राफिया ने दीवार का सहारा लेकर उसे रोकने की कोशिश की। उसकी आवाज में शदीद नकाहत थी। मेरे रास्ते से हट जाए राफिया साहब, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है और मेरे पास ना फिजूल बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हया ने उसे नजरअंदाज करते स्मार्ट लहजे में कहा, मत करो हया, मेरी हालत देखो, मैं गिर जाऊंगा। तुम्हारी ये बेरुखी मेरी जान ले रही है। राफिया ने कदम बढ़ाया, मगर सर चकराने पर वो वहीं रुक गया। तो गिर जाए, मैंने आपको सहारा देने का ठेका नहीं लिया हुआ, ये ड्रामे किसी और को दिखाएगा। हया ने मुड़कर तंजिया जुमला कसा और तेजी से आगे बढ़ गई। ओए बाबू, ये कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है? यहाँ क्यों बैठे हो और किसका इंतजार कर रहे हो? दोपहर को गली के कोने के लड़कों ने राफिया को घेर लिया और मजाक उड़ाने लगे। खबरदार जो इससे हाथ लगाया, तुम लोगों को कोई और काम नहीं है? हया ने दूर से ही गुस्से में डांटा और तेज कदमों से वहां पहुंची। हम तो बस पूछ रहे थे बाजी कि ये कौन है, सुबह से यहाँ बैठा है। लड़के सहम कर सफाई देने लगे। ये जो भी है, तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है। जाओ, अपने घर जाओ और दोबारा यहाँ नजर मत आना। हया ने सख्ती से उन्हें भगाया। तुमने मुझे बचा लिया हया, इसका मतलब है तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। राफिया के सूखे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। गलत फहमी मत पाले, मैंने अपनी गली का माहौल खराब होने से बचाया, आपके लिए नहीं आई थी। हया ने फौरन अपनी हमदर्दी पर पर्दा डाला और घर में घुस गई। हया, गजब हो गया, बाहर आकर देखो। राफिया बेहोश हो गया, वो हिल भी नहीं रहा। शाम होते मुनव्वर साहब घबरा कर हया के कमरे में आए। ये फिर कोई डरामा होगा बाबा, वो चाहता है कि हम पिघल जाए। अब फिक्र न करें, थोड़ी ही देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। हया ने सुई धागा नहीं छोड़ा, मगर हाथ रुक गया था। मेरी बेटी, उसका जिस्म तप रहा है और सांसें उखड़ रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। खुदा के लिए बाहर आओ। मुनव्वर साहब ने हया का बाजू पकड़कर खींचा और उसे सहन में ले आए, जहां राफिया ऊंधे मुंह पड़ा था। राफिया, राफिया आंखें खोली, ये क्या हो गया आपको? हया ने उसका तपता सर अपनी गोद में रखा और उसके गाल थपथपाए। उसकी सख्ती पिघल चुकी थी। पानी लाए बाबा, जल्दी पानी ला। हया ने चीख कर मुनव्वर साहब को कहा और कांपते हाथों से,
राफिया के मुंह में पानी डाला। पाले, हया तुम आ गई? मुझे यकीन था तुम आओगी। राफिया ने मुश्किल से आंखें खोली और धुंधला सा मुस्कुराया। चुप कर जाए और पानी पिए। अब मरना चाहते हैं क्या? क्यों इतनी जिद कर रहे हैं? हया की आंखों से एक आंसू टपक कर राफिया के गाल पर गिरा। ये आंसू मेरे लिए है हया। अगर ये मेरे लिए है तो फिर मुझे मरने का कोई गम नहीं। मेरी तौबा कबूल हो गई। राफिया ने कमजोर हाथ उठाकर उसका आंसू साफ करने की कोशिश की। खबरदार, जो मरने की बात की। आपको जिंदा रहना होगा अपनी गलतियों का कुफारा अदा करने के लिए। उठे, अंदर चले। मैं आपको यूं मरने नहीं दूंगी। हया ने रोते हुए उसे सहारा दिया। बिलाखिर बर्फ पिघल चुकी थी। पिए उसे यखनी और खामोशी से लेटर है। हया ने प्याला राफिया के करीब किया क्योंकि बिस्तर पर नींदराज था। अगर इसमें जहर भी होता तो मैं पी लेता। हया, तुम्हारे हाथ से तो मौत भी कबूल है। राफिया ने कमजोर आवाज में कहा और फर्मा बरदारी से घूम पड़ा। मौत मांगना बहुत आसान है राफिया साहब, जिंदगी को निभाना मुश्किल है। और जहर पिलाना मेरी फितरत नहीं है। ये काम मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। हया ने स्पार्ट लहजे में तंज किया। मैं जानता हूँ मेरे अल्फाज जहर थे, मगर अब मैं इस जहर का तिराग बनना चाहता हूँ। क्या मुझे एक मौका नहीं मिलेगा? राफिया ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर हया ने सख्ती से हाथ पीछे कर लिया। हाथ न लगाइएगा मुझे। मैंने आपको इंसानियत के नाते घर में पनाह दी है। इसे मेरी कमजोरी मत समझे। ये तूफानी रात अब भी मेरे सीने में चुभती है। हया ने उसे तनबिया की और पीछे हटे। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी हया, और मैं उस गलती का कुफारा अदा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे कदमों में रखने को तैयार हूं। राफिया ने तकिए का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। कुफारा अदा करने से टूटे हुए बर्तन नहीं जुड़ते राफिया साहब। आपने मेरे किरदार का कत्ल किया था, और किरदार की मौत के बाद इंसान जिंदा लाश बन जाता है। क्या आप एक लाश के साथ रहना चाहते हैं? हया ने तल्खी से पूछा। मैं इस लाश में अपनी मोहब्बत से नहीं रूप दूंगा हया। मुझे बस तुम्हारी नफरत खत्म करनी है, चाहे उसमें कितने ही साल क्यों ना लग जाए। मैं यही रहूंगा, इसी गांव में, तुम्हारी नजरों के सामने। राफे ने अज़म से कहा, तो फिर तैयार रहे लंबी सजा के लिए, क्योंकि मेरा दिल अब मोम नहीं रहा जो आपके दो आंसू देखकर पिघल जाएगा। आप आराम करें, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई बीमार पड़ जाए। हया ने फैसला सुनाया और कमरे से निकल गई। तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया राफिया। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा था, मगर तुमने हमारी इज्जत उछाली। खैर, अब जब तुम ठीक हो जाओ तो चले जाना। मैं नहीं चाहता कि हया को मजीद तकलीफ हो। मुनव्वर साहब ने राफिया के सरहाने बैठकर उसे संजीदगी से कहा, मैं कहाँ जाऊँ चाचा? मेरा घर तो वो है जहाँ हया है। मैं वापस जाकर भी क्या करूंगा? इन वीरान दीवारों में मुझे यही रहने दे। मैं आपका बेटा बनकर रहूंगा, नौकर बनकर रहूंगा, मगर मुझे खुद से दूर मत करें। राफी के ने उनके हाथ थाम लिए। बेटा, जज्बात से फैसले नहीं होते। हया बहुत जिद्दी है, वो किसी पर एतबार नहीं करती। तुम उसे कैसे यकीन दिलाओगे कि तुम बदल गए हो? मुनव्वर साहब ने बेबसी से पूछा। मेरा अमल बताएगा चचा। जुबान से तो मैं बहुत दावे कर चुका, अब मैं करके दिखाऊंगा। आप मुझे यहाँ से बस निकालिएगा मत। राफी ने पूरी उम्मीद नजरों से उन्हें देखा। ये क्या तमाशा राफिया साहब, अब ये काम क्यों कर रहे हैं? हमारे हाथ पैर सलामत है ये काम करने के लिए। अगली सुबह हया ने राफिया को सहन में झाड़ू लगाते देखा तो गुस्से से आगे बढ़ी। मैंने कहा था ना हया, मैं गुलामी करूंगा, और गुलामी शराइत पर नहीं होती। मुझे करने दो ये सब, मुझे सुकून मिल रहा है। राफी ने मुस्कुराकर कहा और झाड़ू नहीं छोड़ी। आपको लगता है कि ये सब करके आप मुझे मुतासिर कर लेंगे? तो ये आपकी भूल है। ये सब छोड़े और जाकर चारपाई पर बैठे। हया ने झिंझला कर कहा, मुतासिर नहीं कर रहा हया, अपनी औकात याद कर रहा हूं कि मोहब्बत में इंसान की कोई अना नहीं होती। तुम स्कूल जाओ, देर हो रही है। मैं तब तक घर का पानी भर लूंगा। राफिया ने इत्मीनान से जवाब दिया। आप नहीं सुधरेंगे राफिया साहिब, जो जी में आए करे, मगर मुझसे उम्मीद मत रखेगा। हया ने हार मानते हुए बैग कंधे पर डाला। मुझे उम्मीद तुमसे नहीं, अपने खुदा से आया, जिससे मुझे यहां तक भेजा है। जाओ, अल्लाह ने के बाद। राफिया ने उसे मोहब्बत से देखा। दोपहर के खाने में दाल चावल बने हैं, किचन में रखे हैं, खा लीजिएगा, और दवाई वक्त पर ले लीजिएगा। हया गेट पर रुककर मुड़ी और धीमी आवाज में कहकर चली गई। शुक्र है खुदाया, बर्फ पिघलने की पहली बूंद गिर पड़ी है। राफिया के चेहरे पर एक बड़ी ही प्यारी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने दिल में हाथ रखकर शुक्र अदा किया। ये लो राफिया मियाँ, ये सौदा सल्फ है, मगर ध्यान से उठाना, ये शहर के लैपटॉप से ज्यादा भारी है। दुकानदार ने तंजिया हंसी हंसते हुए आटे का थैला काउंटर पर रखा। कोई बात नहीं चाचा, बोझ उठाने की आदत डाल रहा हूं, क्योंकि जिंदगी का बोझ इससे कहीं ज्यादा भारी है। राफी ने मुस्कुराकर थैला कंधे पर रखा। हालांकि उसके कंधे दुख रहे थे, मगर उसने उफ नहीं की और लोगों की मजाक की परवाह किए बगैर चल दिया।
आपको शर्म नहीं आती राफिया साहब? लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप सर झुकाए सुन रहे हैं। कहाँ गया वो राफिया जहांगीर जिसकी आवाज से लोग कांपते थे? हया ने घर के दरवाजे पर उसे रोक लिया और गुस्से से पूछा। वो राफिया जहांगीर मर गया हया, और अच्छा हुआ मर गया, क्योंकि वो बहुत बदतमीज था। अब जो जिंदा है वो सिर्फ तुम्हारा मुजरिम है। राफिया ने थैला जमीन पर रखा और पसीना पोंछा। लेकिन मेरी तो इज्जत है ना। लोग बातें बना रहे हैं कि शहर का बाबू उनके टुकड़ों पर पड़ रहा है। मुझे ये ताने बर्दाश्त नहीं होते। हया ने मुंह फेर लिया। मैं किसी के टुकड़ों पे नहीं पड़ रहा हया। मैं सुबह मंडी में मजदूरी करके आया। ये सौदा मेरी अपनी कमाई का, हलाल कमाई का। राफे ने जेब से चंद मुड़े हुए नोट निकालकर दिखाए तो यह हैरत से उसे देखती रह गई। मिस्त्री की जरूरत नहीं है चाचा, मैं कर दूंगा। मेरा आज मिट्टी और गाड़ा तैयार कर गया था। सुबह फजर के बाद छत लेप दूंगा। रात के खाने के बाद जब हया ने टपकती छत का जिक्र किया तो राफे ने फौरन पेशकश की। तुमसे नहीं होगा राफिया, ये मुश्किल काम है, तुम गिर जाओगे या बीमार हो जाओगे, रहने दो। मुनव्वर साहब ने मना करना चाहा। अगर मैं इस घर की छत नहीं बचा सकता तो फिर मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा? आप फिक्र न करें चाचा, जब तक मैं हूं हया को बारिश का एक कतरा भी नहीं छूने दूंगा। राफे ने हया की तरफ देखा जिसने नजरें झुका ली थी। नीचे उतर आए राफिया साहब, बारिश तेज हो गई, आप फिसल जाएंगे। खुदा के लिए जिद मत करें। हया सहन में कड़ी चीख रही थी जबकि राफिया तूफानी बारिश में छत पर मिट्टी लेप रहा था। बस थोड़ा सा रह गया हया, अगर अब मैं नीचे आया तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तुम अंदर जाओ, भीग जाओगी। राफिया ने ऊपर से आवाज लगाई। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, आपकी फिक्र है। अगर आप गिर गए तो हड्डी पसली टूट जाएगी। नीचे आए वरना मैं सीढ़ी खींच लूंगी। हया ने धमकी दी। अच्छा आ रहा हूं, मेरी फिक्र करने का शुक्रिया। राफिया मुस्कुराते हुए मुड़ा ही था कि पांव पिसता और धराम से नीचे कीचड़ में गिरा। कहा था ना मैंने, बाजू छिल गया ना, अब खून निकल रहा है। हम कभी मेरी बात नहीं मानते। सुकून ही नहीं है आपको। हया परेशानी के आलम में राफिया के बाजू पर हल्दी का लेप कर रही थी। तुम्हारे हाथों से जलन भी ठंडक लग गई है हया। अगर पता होता कि गिरने से तुम इतनी करीब आ जाओगी तो मैं छत से छलांग लगा देता। राफिया ने दर्द के बावजूद शरारत से कहा, बकवास बंद करे और सीधे बैठे। दर्द नहीं हो रहा क्या जो दांत निकाल रहे हैं? हया ने उसकी पट्टी जोर से कसी। आहिस्ता जालिम मसीहा। वैसे सच बताओ हया, क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी जगह नहीं बनी? क्या मैं अब भी अजनबी हूँ? राफिया ने इसकी आंखों में झांका। जगह बनाना और बनी हुई जगह को दोबारा आबाद करना दो अलग बातें होती है राफिया साहब। फिलहाल ये पट्टी बंधवा ले और जाकर सो जाए। हया ने नजरें चुराकर सामान समेटा, मगर राफिया के दिल में उम्मीद जाग चुकी थी। देखे, आपका जिस्म तप रहा है राफिया साहब। मैंने मना किया था ना कि नाजुक बारिश में मत पीके। अब नतीजा भुगते। हया ने राफिया के माथे पर ठंडी पट्टी रखी। ये बुखार तो कुछ भी नहीं आया। इस आग के सामने जो मेरे सीने में जल रही है, आज मुझे ठंडक महसूस हो रही है क्योंकि तुम मेरे पास हो। राफिया ने बंद होती आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, फजूल बातें बंद कर और यखनी पी ले, वरना मैं चली जाऊंगी। आपको कभी अपनी परवाह क्यों नहीं होती? हया ने डांटते हुए चम्मच उसके मुंह में डाला। अगर मेरी बीमारी तुम्हारे मेरे करीब ला सकती है तो मैं सारी उम्र बीमार रहने को तैयार हूं हया। फिर राफिया ने कमजोर लहजे में ख्वाहिश जाहिर की। मुनव्वर साहब, जरा बाहर तो आए, पंचायत के लोग आए हैं और आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अचानक बाहर से चौधरी मुंशी की आवाज आई। ये लोग इस वक्त आए हैं? बाबा खैरियत तो है ना? हया ने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा। मुझे लगता है ये राफिया के बारे में पूछना है। मैं देखता हूँ, तुम अंदर रहो। मुनव्वर साहब लाठी देखते हुए बाहर बढ़े। मैं भी चलूंगा चाचा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी इज्जत पर कोई हर्फ आए। राफिया ने बुखार के बावजूद उठने की कोशिश की। बताओ मुनव्वर, ये लड़का कौन है जो पिछले कई दिनों से तुम्हारे घर में पड़ा है? गांव का माहौल खराब हो रहा है। चौधरी ने गर्जदार आवाज में सवाल किया। चौधरी साहब, ये मेरा मेहमान है और बीमार है, वैसे इस हालत में घर से कैसे निकाल दूं? मुनव्वर साहब ने सफाई दी। रिश्तेदार है तो नाम क्या है इसका, और रिश्ता क्या है? खुलकर बताओ वरना अभी के अभी इसे अपना सामान उठाकर गांव से निकलना होगा। चौधरी के साथ आए लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मैं जा रहा हूँ चौधरी साहब, आप मुनव्वर चाचा को कुछ मत करें। मेरा ही कसूर है कि मैं यहाँ रुक गया था। राफिया दीवार का सहारा लेकर दरवाजे पर खड़ा हो गया और उसका चेहरा बुखार से दब रहा था। खबरदार, जो किसी ने इन्हें हाथ भी लगाया, ये कोई और नहीं, मेरे शौहर है। हया अचानक बाहर निकली और सबके सामने बुलंद आवाज में ऐलान किया। मजमा पर सुनाटा छा गया। क्या कहा तुमने बेटी? ये तुम्हारा शौहर है? तो तुमने बताया क्यों नहीं? चौधरी ने हैरत से पूछा। जी चौधरी साहब, ये मेरे शौहर है, राफिया जहांगीर।
शहर से आए हैं, कुछ नाराजगियां थी इसलिए बेस बदलकर मुझे मनाने आए थे। और शोहर का घर में रहना कोई जुर्म नहीं है। हया ने राफिया को बाजू की से थाम लिया था। अगर ये बात है तो ठीक है बेटी, हमें गलत फहमी हुई थी। खुश रहो अपने घर में। चौधरी शर्मिंदा होकर मजमा लेकर वापस चला गया। तुमने क्या कह दिया हया? तुमने मुझे अपना शौहर मान लिया सबके सामने? राफिया ने मजमा जाते ही बेयकीनी और खुशी से हया को देखा। गलत फहमी मत माने राफिया साहब, मैंने सिर्फ अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए कहा है। अगर मैं सच ना बोलती तो वो लोग बाबा को जलील करते। हया ने फौरन हाथ हटा लिया। अच्छा जो भी हो हया, अगर तुमने मुझे दुनिया के सामने अपना साया दिया है, मेरे लिए यही काफी है। आज मुझे लग रहा है कि मेरी तौबा कबूल हो गई है। राफिया खुशी से निहाल था। गिरने से पहले अंदर चले और याद रखें, ये सिर्फ दुनिया के लिए था। मेरे दिल के दरवाजे अभी भी बंद है। हया ने उसे सहारा दिया। कोई बात नहीं हया, जो दरवाजा एक बार खटखटाने पर ना खुले, मैं वहां सारी उम्र बैठकर इंतजार कर लूंगा। मगर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे खुद कह दिया कि मैं तुम्हारा हूं। राफी ने सरगोशी की। उसे अपनी जीत अब नजर आ रही थी। अब तबीयत कैसी है आपकी? बुखार उतरा या नहीं? हया ने सुबह सवेरे राफिया से दूर खड़े होकर पूछा। जिस्म का बुखार तो उतर गया है, मगर कल तुमने दुनिया के सामने मुझे अपना कहा, क्या वो सिर्फ एक दिखावा था या वाकई तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई नरम गोशा पैदा हुआ है? राफी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मैंने कहा था ना राफिया साहब, वो सिर्फ एक मजबूरी थी, इसलिए गलत फहमी में मत रहिएगा कि सब ठीक हो गया। हया ने सख्ती से जवाब दिया। मजबूरी ही सही, मगर तुमने मुझे अपना मान तो लिया, चाहे झूठ ही क्यों ना हो। मेरे लिए वो लम्हा जिंदगी का सबसे कीमती एहसास है। मैं उसी झूठ के सहारे बाकी जिंदगी गुजार सकता। राफी ने मुस्कुरा कर कहा, झूठ के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती राफिया साहब। सच ये है कि हम दो अलग दुनियाओं के बासी हैं, जो कभी एक नहीं हो सकते। हया ने तलख हकीकत उसे याद दिलाई। साहब जी, खुदा के लिए वापस चले। आपके बगैर कंपनी तबाह हो रही है और आप यहाँ इस कच्ची बस्ती में क्या कर रहे हैं? राफे के मैनेजर ने हाथ जोड़ लिए थे। तबाह होने दो सब कुछ वकार, मुझे किसी दौलत की परवाह नहीं है। यहाँ धूल मिट्टी में मुझे वो सुकून मिल रहा है जो महलों में नहीं था। तुम जाओ और कह देना राफिया जहांगीर मर चुका है। राफिया ने बेपरवाही से कहा, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं मेरे लिए? हया ने वकार के जाते ही गुस्से से पूछा, क्योंकि सब कुछ पाकर भी मैं खाली हाथ आया और अब सब कुछ खोकर मुझे लग रहा है कि मैं अमीर हो गया। राफिया ने नरमी से जवाब दिया, बस मुझे इस कश्मकश से निकाल दे, मैं थक गई हूँ ये रोज रोज की इस जंग से। हया ने बेबसी से मुंह छुपा लिया। ठीक है हया, अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें तकलीफ देती है तो मैं तुम्हें इस जंग से जल्द ही आजाद कर दूंगा, हमेशा के लिए। राफिया ने एक छत जेब से एक तह किया हुआ कागज निकाला। ये क्या है? हया ने उस कागज को देखा जो राफिया की लड़ती हुई हथेली पर था। ये तुम्हारी आजादी है हया, ये तलाक के कागजात है, मैंने दस्तखत कर दिया है। तुमने कहा था ना कि मैंने तुम्हें कैद किया है, आज मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। राफिया की आवाज कांप रही थी। तलाक? आप हार मान गए राफिया साहब? हया की आंसू आंखों में आंसू मड़ाए। मैं हारा नहीं हूं हया, मैंने सिर्फ तुम्हारे अना के आगे सर झुकाया। ये कागज लो और मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दो। मैं वादा करता हूं अब कभी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। राफिया ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। रुक जाए राफिया, हया ने चीख कर पुकारा और वो कागज राफिया के सामने जोर से फाड़ कर हवा में उड़ा दिया। ये क्या किया तुमने हया? राफिया हैरत से उन उड़ते टुकड़ों को देखने लगा। आजादी तब मांगी जाती है जब कैद में दम घुट रहा हो। मेरी कैद तो आपकी मोहब्बत है राफिया साहब, आपने आज मुझे खरीद दिया है अपनी कुर्बानी देकर। हया रोते हुए राफिया के सीने से लगे। सच कह रही हो ना हया, तुमने मुझे माफ कर दिया? राफिया ने बेयकीनी से पूछा। हाँ माफ कर दिया, क्योंकि जो शख्स दूसरों की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकता है वो कभी बेवफा नहीं हो सकता। आप जीत गए राफिया, अब जीत गए। हया की सिस्कियों ने राफिया के दिल का बोझ हल्का कर दिया। ये क्या तमाशा है सहन में? मैं अभी कागज फटने की आवाज सुनी है, सब खैरियत तो है ना? मुनव्वर साहब कमरे से बाहर निकले और दोनों को रोता देख परेशान हो गए। खैरियत ही है चाचा, बल्कि आज तो खैर ही खैर है। हया ने मुझे माफ कर दिया है और इसने मुझे अपना लिया है। राफी ने खुशी से लड़ती हुई आवाज में खबर सुनाई। सच कह रहे हो बेटा, तुमने वाकई से माफ कर दिया? मुनव्वर साहब ने हया के सर पर हाथ रखा। जी बाबा, इनकी सच्चाई और तड़प ने मुझे मजबूर कर दिया। इंसान को एक मौका तो देना चाहिए ना। और राफिया अब वो पुराने राफिया नहीं रहे। हया ने धीरे से कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बेटी का घर उजड़ने से बचा लिया। मुनव्वर साहब ने राफिया को गले लगा लिया। चलो हया, तैयारी कर लो, हमें आज ही वापसी के लिए निकलना है। मैं मजीद एक पल भी तुम्हें इन तकलीफों में नहीं देख सकता। राफिया ने जोश में अपना थैला उठाया। इतनी जल्दी कैसे बाबा, की तबीयत भी तो नासाज है ना? हया ने उलझन का इजहार किया।
चाचा भी हमारे साथ जाएंगे। अब वो अकेले यहाँ नहीं रहेंगे, वो भी हमारे साथ हवेली में रहेंगे। राफिया ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, मैं वहां कैसे रह सकता हूँ बेटा, वो तुम्हारा घर है, मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं है। मुनव्वर साहब ने इनकार किया, अब वो सिर्फ मेरा घर नहीं, आपकी बेटी का भी घर है, और बाप बेटी के घर रहमत बनकर जाता है, बोझ बनकर नहीं। आपको चलना होगा। राफिया ने इसरार किया तो इनकार न कर सके, और गाड़ी आहिस्ता चलाओ राफिया, हम कहीं भाग ही नहीं जा रहे हैं। हया ने मुस्कुराते हुए राफिया को टोका, क्योंकि खुशी से गाड़ी तेज भगा रहा था। मैं भाग नहीं रहा हया, मैं उड़ रहा हूं। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ बैठी हो। मुझे लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। राफिया ने हया का हाथ थाम लिया। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है राफिया, और अब मैं कहीं गायब नहीं होंगी। हया ने उसे यकीन दिलाया, तुम फिर आ गए। मैंने कहा था ना, जब तक हया को नहीं लाओगे इस घर में कदम मत रखना। हवेली पहुंचते ही जहांगीर साहब ने राफिया को देखकर गुस्से से मुंह फेर लिया। मैं अकेला नहीं आया बाबा, देखिए मेरे साथ कौन है। राफिया ने मुस्कुराते हुए साइड पर होकर हया और मुनव्वर साहब को रास्ता दिया। हया बेटी, तुम आ गई। जहांगीर साहब की आंखों में चमक आ गई। जी बाबा, मैं आ गई, और अपने बाबा को भी लाई हूँ, आपके बेटे को भी वापस लाई हूँ। हया ने रोते हुए उनके घुटनों को छुआ। मुझे माफ कर दो मुनव्वर, मेरे बेटे की वजह से तुम्हें दर बदर होना पड़ा। जहांगीर साहब ने मुनव्वर साहब की तरफ हाथ बढ़ाया। अरे नहीं साहब, ये तो बच्चों की नादानियां थी, अल्लाह का शुक्र है कि अब सब ठीक हो गया। मुनव्वर साहब ने उनका हाथ थाम लिया। और मुझे माफ नहीं करेंगे क्या बाबा? मैंने आपकी शराइत पूरी कर दी है, मैं हीरा वापस ले आया। राफिया ने घुटनों के बल बैठकर जहांगीर साहब के हाथ चूमे। तुमने सिर्फ शर्त पूरी नहीं की राफिया, तुमने मेरा मान रख लिया। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, आज मेरा घर मुकम्मल हो गया। जहांगीर साहब ने राफिया को गले लगा लिया, और इस खूबसूरत इंजाम पर सबकी आंखें भीग गई।